वेलकम टू MKR। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसकी करेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज से पहले उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने इस चैप्टर की देख ली होगी। नहीं देखी है तो पहले देख लो, लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंट्रोडक्शन देखने के बाद एक्सरसाइज को सोल्व करोगे तो क्वेश्चन को समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.1 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 को शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। सो एक्सरसाइज 5.1 में सबसे पहले ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। इसमें हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी ये स्टेटमेंट्स हमें हर एक पार्ट में दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, इनमें बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, रीजन के साथ बताना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट है। एक सिंगल पॉइंट हमारे पास है। स्टेटमेंट कहती है कि इस सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि भैया एक पॉइंट से कितनी भी लाइन हम पास कर सकते हैं। इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत लाइन इस पॉइंट से पास हो सकती हैं। तो पूरी तरह से फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। लिखेंगे सॉल्यूशन में फॉल्स एज इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती हैं। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का हमने आंसर कर दिया है, ये पूरी तरह से फॉल्स है। सही क्या है, रीजन हमने यहां पर लिख दिया है। सेकंड वाली स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। इसमें है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, ये पॉइंट हमारे हैं। कहती है स्टेटमेंट कि दो पॉइंट से होती हुई इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत लाइन से क्रॉस कर सकती हैं। लेकिन एक्सियोम में आपको बताया था अगर कोई दो पॉइंट दिए गए हैं तो उनसे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ये लाइन जो हमने इन दोनों पॉइंट से पास की है, इनके अलावा इस लाइन के अलावा कोई भी लाइन यहां इन दोनों पॉइंट से पास नहीं हो सकती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। लिखेंगे यहां पर फॉल्स एज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है कि इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। जो भी हमारा ये दो पॉइंट हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, इनसे सिर्फ सिंगल लाइन ही पास हो सकती है। रीजन भी हमने लिख दिया है फॉल्स, क्यों ही हमारी सेकंड वाली स्टेटमेंट है। आ जाते हैं थर्ड वाली स्टेटमेंट पर। इस पे लिखा गया है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। से हमें एक लाइन दी गई है, इस तरह से टर्मिनेटेड लाइन है यानी कि इनके दोनों एंड्स पर पॉइंट हमारे होंगे। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। टर्मिनेटेड लाइन वो लाइन होती है जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं। यहां से ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो जो भी हमारी टर्मिनेटेड लाइन होती है उसको हम दोनों साइड किसी भी साइड में बढ़ा सकते हैं। अगर हम इस साइड बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इस साइड बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं। यही स्टेटमेंट में लिखा गया है। तो स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। यहां पर लिखेंगे ट्रू वी कैन प्रोड्यूस लाइन ऑन बोथ साइड। जो भी हमारी लाइन होती है उसको हम दोनों साइड में इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स और भी बचे हैं, उनको सोल्व करना है। तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट है। इसमें स्टेटमेंट दी गई है इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्किल एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनका रेडियाई यानी कि रेडियस भी एक दूसरे के इक्वल होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। रीजन आपको बता देता हूं, पहले यहां पर मैं लिख देता हूं इक्वल सर्किल्स कोइंसाइड ईच अदर देयरफॉर देयर रेडियाई एरिया सरकमफ्रेंस आर इक्वल। जो भी इक्वल सर्किल होते हैं वो एक दूसरे के कोइंसाइड होंगे यानी कि एक दूसरे को वो पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो उनका जो भी रेडियस है वो भी इक्वल होगा, उनका एरिया है वो भी इक्वल होगा, और उनका सरकमफ्रेंस जो है वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। सिंपल बात ये है कि अगर सर्किल एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनके जो भी मेजरमेंट हैं, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो सरकमफ्रेंस हो, सारी चीजें एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने एक सर्किल बनाया, इसी तरह से मैंने यहां पर भी एक सर्किल बनाया। दोनों सर्किल का जो रेडियस होगा, मैंने ये दूसरा जो सर्किल बनाया है, इस सर्किल का रेडियस और इस सर्किल का रेडियस इक्वल होगा। अगर ये दोनों सर्किल एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल होने का मतलब होगा कोइंसाइड करना, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेना। अगर एक दूसरे के ऊपर इनको जब
रखा जाता है। सिंपल चीज यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दी है। फोर्थ वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, लास्ट वाले पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें है इन फिगर 5.9, ये हमारा फिगर है जिसमें हमें लाइंस दी गई हैं। ए बी इक्वल्स टू में पी क्यू है, पी क्यू इक्वल्स टू में एक्स वाई है, देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यहां पर जो हमारी ए बी लाइन है वो इस पी क्यू के इक्वल है, जो हमारी पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है। तो ए बी और एक्स वाई ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, स्टेटमेंट हो जाएगी यहां पर हमारी ट्रू। लिखेंगे थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग इक्वल टू ईच अदर। कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें किसी एक सेम चीज के इक्वल हैं तो वो सारी भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इक्लूड के एक्सियोम्स में हमने ये पढ़ा था, ये एक्सियोम भी हमारा है। जैसे यहां पर जो हमारी ए बी है ये पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई ये भी पी क्यू के इक्वल है। देख सकते हो ए बी यहां पर पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी यहां पर पी क्यू के इक्वल है। तो जो हमारी ए बी वाली लाइन है और एक्स वाई वाली लाइन है ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। यहां पर यही कंक्लूजन निकल रहा है, तो फिफ्थ वाली स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट में जो भी स्टेटमेंट थी ट्रू फॉल्स हमने बता दिए रीजन के साथ, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमें यहां पर ये चीजें दी गई हैं, टर्म्स दी गई हैं, इनको हमें डिफाइन करना है। लेकिन इनको डिफाइन करने से पहले क्या हमें कोई और टर्म्स की भी जानकारी होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो उनको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखो जो भी हमारी ये टर्म्स हमें दी गई हैं इनको डिफाइन करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पॉइंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है, वहां पर जाके देखो। इसी तरह से रे क्या होती है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सारी चीजें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई हैं। इनको डिफाइन करना हमें आना चाहिए, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम जो भी टर्म्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक पार्ट में दी गई हैं इनको सही तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में है यहां पर पैरेलल लाइंस है। क्या होती हैं पैरेलल लाइंस? मान लो यहां पर हमारी मेरे पास एक लाइन एम है और एक लाइन यहां पर मेरे पास एन है। एम और एन लाइन ना तो एक दूसरे के पास आए कभी, ना एक दूसरे से दूर जाएं। जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो मेंटेन करें तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहा जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारी एम और एन लाइन है इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, ये एक दूसरे को कभी भी कट ना करें, तो ये हो जाएंगी हमारी पैरेलल लाइन। से डेफिनेशन में यहां पर लिख देंगे टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर कांस्टेंट आर पैरेलल लाइन। से एम और एन लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, ना तो कम हो ना ज्यादा हो, तो ऐसी लाइंस को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। बहुत सिंपल हमारी डेफिनेशन हो गई। सेकंड वाले पार्ट पर देखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस की बात की गई है। परपेंडिकुलर लाइन से ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं एक दूसरी लाइन के साथ है। इसको समझने के लिए यहां पर मैं दो लाइनें बना दी, ठीक है। ये दो लाइनें यहां पर जो एंगल बनाएंगी ये एंगल होगा गाइस 90 डिग्री का। तो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, दो लाइन मिलकर एक दूसरे से मिले तो वहां पर 90 डिग्री का जब एंगल बनता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन से। अब यहां पर इनकी नेमिंग भी कर देते हैं। ए बी हमारी लाइन है, बी सी हमारी लाइन है, एक दूसरे से मिली 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये हो गई एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, बी सी परपेंडिकुलर है ए बी के, दोनों तरह से हम ये कह सकते हैं। जो भी डेफिनेशन है वो भी लिख देते हैं। टू लाइंस विच फॉर्म 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर्स। दो लाइंस जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी उनको ही कहा जाएगा, उन्हीं लाइंस को कहा जाएगा परपेंडिकुलर लाइंस है। थर्ड वाले पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें बात की गई है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक सीधी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसी को कहा जाता है लाइन सेगमेंट। यहां पर जैसे हमारी ये लाइन है इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, या फिर कह सकते हो एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक एंड पॉइंट है। तो इस तरह की जो भी लाइन होती है उसको कहेंगे हम लाइन सेगमेंट। इसके जो भी पॉइंट्स हैं यानी कि स्टार्टिंग और एंड है उसकी भी नेमिंग भी की जाती है, जैसे हमने यहां पर ए और बी
कर दी है। अब इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जो भी हमारी लाइन सेगमेंट है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं तो उसे लाइन सेगमेंट कहेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ जो भी टर्म्स इस वाले पेज पर हमें दी गई थी उनको हमने डिफाइन कर दिया है। कुछ टर्म्स और भी बची हैं, उनको डिफाइन करने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट इस वाले पेज पर है। रेडियस ऑफ सर्किल क्या होता है ये हमें डिफाइन करना है। तो बहुत सिंपल, ये हमारा जो सर्किल है इस सर्किल का ये हो जाता है सेंटर। सेंटर से सर्किल की जो दूरी होती है इसी को कहा जाता है रेडियस ऑफ सर्किल। जो भी मेरा ये सेंटर है इससे मैं बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। जो इस लाइन की लेंथ होगी, जो सेंटर से सर्किल का डिस्टेंस होगा, उसी को रेडियस ऑफ सर्किल कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ सर्किल। बहुत सिंपल है, इसकी डेफिनेशन भी यहां पर लिख देता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्किल टू द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। सेंटर से सर्किल का जो भी डिस्टेंस है उसी को रेडियस ऑफ सर्किल कहते हैं। फोर्थ वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। फिफ्थ वाले पार्ट पर आएंगे। इसमें हमें स्क्वायर को डिफाइन करना है। स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी चार साइड्स होती हैं। जैसे यहां पर ये है, इसकी टोटल चार साइड्स हैं, 1 2 3 और चार साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल हमारा ये हो गया। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके इंटीरियर एंगल्स सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। जो भी ये एंगल्स हैं सारे क्या हैं? 90 डिग्री के हैं। और ये क्वाड्रिलेटरल की जो भी साइड्स हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। इक्वल साइड्स होनी चाहिए और अंदर वाले सभी एंगल्स 90 डिग्री के हों तो उसे कहा जाता है स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन में यहां पर लिख देंगे, अ क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड्स हैविंग ईच 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी की सारी साइड एक दूसरे के इक्वल हैं और अंदर वाले सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक स्क्वायर। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टर्म्स दी गई थी सभी को हमने डिफाइन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इसका पहले से ही लिखा हुआ है, एक्सप्लेन आपके लिए कर देता हूं। इसमें कुछ कैलकुलेशन हमारी नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमें दो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। अब यहां पर फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा गया है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। हमारे कोई ए और बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो गया हमारा, ये बी पॉइंट हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन में है, इनके बीच में यहां पर कोई सी पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात यहां पर की गई है इस वाले पोस्टुलेट में। इसके बाद यहां पर कहा गया है सेकंड वाले पोस्टुलेट में, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन है। अब कहा गया है कि एक 3 पॉइंट हमारे हैं, मान लो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया और ऊपर की तरफ यहां हमारा सी पॉइंट हो गया। जो भी हमारे 3 पॉइंट हैं ये एक सीधी लाइन में नहीं है। मान लेंगे हमारे ए और बी अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो सी पॉइंट जो है वो हमारा लाइन पर नहीं आएगा। ये दो अलग अलग पोस्टुलेट्स हमें दिए गए हैं। तो इन पोस्टुलेट्स से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर द पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। हमें यहां पर 3-4 सवाल पूछे हैं इन पोस्टुलेट से रिलेटेड, उन्हीं को आंसर करना है। तो सबसे पहले जो भी पोस्टुलेट्स दिए गए हैं क्या इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म है? इसका आंसर हम करेंगे। जो पोस्टुलेट्स हैं उनको मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, कहा क्या गया है इनमें। तो आंसर हमें बेसिकली इसका लिखना होगा। तो सबसे पहले देखो, जो भी हमारे पोस्टुलेट्स हैं फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये अलग अलग डील होते हैं। यानी कि फर्स्ट वाले में सिचुएशन अलग है, सेकंड वाले में सिचुएशन अलग दी गई है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, एक लाइन पर हमारा ए बी पॉइंट है और उनके बीच में सी पॉइंट है। एक सिचुएशन में हमें कहा गया है कि जो 3 पॉइंट है वो एक सीधी लाइन पर नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग सिचुएशन है। तो दोनों सिचुएशन हमारी ये पॉसिबल हैं। अगर दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं तो ये कंसिस्टेंट होगा। बात करें अगर अनडिफाइंड टर्म्स की, जो भी हमारे ये पोस्टुलेट्स हैं इनको समझने के लिए हमें पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। तो यहां पर लिखा गया है, यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स सच एज पॉइंट एंड
लाइन इसमें हमें ये नहीं बताया गया है कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है। अगर ये बता देते तो और अच्छी तरह से हम इनको समझ पाते। यानी कि ये कह सकते हैं इन दोनों पोस्टुलेट्स में अनडिफाइंड टर्म्स हैं जो कि पॉइंट और लाइन है। इसके बाद कंसिस्टेंट की बात करें, ये दोनों पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं या नहीं, दोनों अलग अलग सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं, तो हम कहेंगे दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस। ये अलग अलग सिचुएशन से डील करते हैं। सिचुएशन भी मैंने यहां पर बता दी है लेकिन उसको लिखना भी हमें पड़ेगा। तो सिचुएशन एज फर्स्ट सेज दैट गिवन टू पॉइंट ए एंड बी देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन देम है। जो भी हमारे ए और बी पॉइंट है ये एक सीधी लाइन पर है और इनके बीच में सी पॉइंट है, यानी कि ये वाली हमारी सिचुएशन पॉसिबल हो गई। बिल्कुल इसी तरह से वेयर एज ए सेकंड सेज दैट गिवन ए एंड बी यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। जो हमारी सेकंड वाला पोस्टुलेट है इसमें हम सिचुएशन क्या कर लेते हैं कि ए बी को एक सीधी लाइन में हम ज्वाइन कर देते हैं। सी हमारा इस ए बी लाइन से अलग है, ये अलग है, इसे ए बी लाइन पर नहीं है। तो ये सिचुएशन भी यहां पर आप देख सकते हो पॉसिबल हो रही है, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। रीजन भी हमने बता दिया है किस तरह से ये कंसिस्टेंट हुए हैं, दोनों अलग अलग सिचुएशन से डील करते हैं और सिचुएशन यहां पर आपके सामने लिख दी है। अब बारी आ जाती है क्या ये फॉलो करते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स का? बिल्कुल नहीं। यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट मैंने आपको बताए थे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। उन पोस्टुलेट का अभी तक हमने यहां इनको सोल्व करने में या इनको समझने में यूज नहीं किया है, ना उन पोस्टुलेट्स में इनसे रिलेटेड दोनों सिचुएशन से रिलेटेड कोई बात कही गई है। तो हम ये कह सकते हैं नो दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स है, ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन However, they follow from the axiom, ये axiom फॉलो करते हैं। सबसे पहला वाला axiom क्या था? Given two distinct point, there is a unique line that passes through them। अगर हमारे पास दो पॉइंट A और B हैं तो इनसे होती हुई सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है जो हमने यहां पर ड्रॉ की। बिल्कुल यही सिचुएशन ए और बी पॉइंट है तो इनसे होती हुई एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वाले एक्सियोम को तो फॉलो करते हैं लेकिन पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट जो थे उनमें से किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं। एक्सियोम को फॉलो करते हैं, पोस्टुलेट को नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी पोस्टुलेट दिए गए थे इनमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं, पॉइंट और लाइन है, ये कंसिस्टेंट हैं, रीजन यहां पर लिख दिया गया है। और ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन एक्सियोम को फॉलो ये करते हैं। सारी चीजें हमने इसके एक्सप्लेन कर दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू में बी सी देन प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी सिचुएशन दी गई है उसका हमें एक तो फिगर बनाना है, उसको फिगर बना के एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा हमें क्या कहा गया है कि ये भी कोई लाइन है, उसके बीच में कहीं सी पॉइंट है, ए सी और बी सी एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ए सी बराबर है 1/2 ए बी के, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करें, फिगर बनाएं ताकि हमें समझ में आए सिचुएशन क्या है, उसको किस तरह से फिर हमें सोल्व करना है। सिचुएशन को फिगर से शो करने के लिए सिंपल एक सीधी इस तरह से लाइन बना लेंगे। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। ए और बी के बीच में क्या है, सी पॉइंट लाई करता है, तो इसके बीच में ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा सी। इसके बाद क्या कहा गया है कि ए सी और बी सी, ए से सी उसके बाद बी से सी, ये वाली लाइन ए सी और बी सी एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हमें गिवन है तो लिख लेते हैं ए सी इक्वल्स टू में बी सी, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ए सी इक्वल है 1/2 ए बी के। तो बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूं मैं। देखो गाइज, जो भी हमारा ए सी है और बी सी है इसमें दोनों तरफ हम एक चीज ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ दो हमारी इक्वल चीजें हैं, इनमें दोनों तरफ हम एक ही चीज ऐड करेंगे, इक्वल ही चीज ऐड करेंगे, तो ये एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगी ऐड होने के बाद भी। सिंपल सा एक्सियोम हमने पढ़ा था ना। तो मैं इस साइड में जो हमारा ए सी है उसको एज इट इज लिखता हूं और जो मेरा बी सी है इक्वल का साइन लगा के उसको भी
एज इट इज लिखता हूं। इस साइड में मेरा AC है, इस साइड में BC है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनमें मैं ऐड करता हूं दोनों तरफ। इस तरफ भी मैं ऐड कर देता हूं AC और इस तरफ में भी ऐड कर देता हूं मैं AC। दोनों तरफ मैंने इक्वल वैल्यू ऐड की है, AC इधर ऐड की, AC इधर ऐड की, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ये एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। AC प्लस में AC करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 2AC। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके जो भी हमारा BC प्लस AC है इसको किस तरह से ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के लिए फिगर को देखो। देखो गाइज, B से C ये हमारा BC है, B से C ये वाली लाइन हो गई, उसके बाद A से C ये वाली लाइन हो गई। अगर मैं BC यानी कि यहां से यहां तक और उसके बाद A से C ये ऐड कर दूं तो मेरी ये पूरी लाइन बन जाती है। पूरी लाइन का नाम क्या है? पूरी लाइन हमारी है AB। अगर AC और BC दोनों को ऐड करता हूं तो मेरी पूरी लाइन बन गई है AB। इसको हम इस तरह से लिख देंगे। अब मुझे ये प्रूव करना है ना, तो इस 2 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा। इस तरफ मेरा बचेगा AC इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरा AB। यहां पर 2AC के साथ कैसे है? दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई में है। दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं AC इक्वल्स टू में 1/2 AB। जो भी हमारा ऊपर 1 है ये हमने अपनी तरफ से लिख लिया है, ऊपर 1 और नीचे 1 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो AC इक्वल्स टू में 1/2 AB। क्या हमें यही प्रूव करना था? बिल्कुल यही प्रूव करना था, कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 अभी भी है तो उसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी हमारा लाइन सेगमेंट AB था उसका मिड पॉइंट C है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये प्रूव करना है कि जो भी हमारा लाइन सेगमेंट होता है उसका सिर्फ इकलौता मिड पॉइंट होता है, एक ही मिड पॉइंट होता है। प्रूव करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन इजी वे में कराना मेरा काम है। तो सॉल्यूशन में आप देखो, जो भी हमारी AB लाइन सेगमेंट हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बनाई थी उसका मिड पॉइंट C हमने बना दिया था। अब सॉल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं अपनी तरफ से कि जो भी हमारा ये लाइन सेगमेंट AB है इसके 2 मिड पॉइंट हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं लेट AB हैविंग 2 मिड पॉइंट्स C एंड D। C तो इसको मिड पॉइंट है ही, मान लेते हैं कि यहां पर कोई D पॉइंट भी है जो कि AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि जो भी मेरी AC है, पीछे वाले पेज पर मैंने प्रूव किया था ना कि AC क्या है हमारा? AC इक्वल है 1/2 AB के। हमारा जो भी ये AC है ये AB का हाफ है, आधा है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से D मिड पॉइंट है तो AD अगर मैं लूं वो किसके इक्वल हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा मेरा AD इक्वल्स टू में हो जाएगा 1/2 ऑफ AB। ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे बनी? देखो गाइस बहुत सिंपल बात है, D मिड पॉइंट है तो आधा AB का जो आधा है वो हमारी ये वाली लाइन AD हो जाएगी। AD इक्वल है AB के हाफ के। बहुत सिंपल इक्वेशन हमने यहां पर बनाई। अब मैं क्या करता हूं कि सोल्व करने के लिए जो भी हमें प्रूव करना है कि एक ही मिड पॉइंट होता है उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इनको माइनस कर देते हैं। माइनस करने का साइन यहां पर लगाएंगे, AC में से AD को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरा AC माइनस में AD इक्वल्स का साइन, यहां पर जो भी इक्वल के साइन है उसके नीचे इक्वल का साइन आ जाएगा। इसके बाद यहां पर देखो 1/2 में से माइनस करेंगे 1/2 को, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से AB में से AB को माइनस करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है, हाफ ऑफ AB में से माइनस करेंगे हाफ ऑफ AB को तो ये हो जाएगा हमारा
जीरो के इक्वल। अब यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर हम ए सी में से ए डी को माइनस करें तो रिजल्ट मिलता है जीरो। यानी ये कहा जा सकता है जो हमारा ए सी और ए डी लाइन है इनके बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों सेम लेंथ की हैं। यानी कि सी और डी पॉइंट हमारे कोइंसाइड हैं, सी और डी पॉइंट एक दूसरे के ही ऊपर हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। तो ये प्रूव हो जाता है इस वाली सिचुएशन से। हमने तो माना था कि दो पॉइंट हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है कि जो दो पॉइंट हमने माने थे वो अलग अलग हैं ही नहीं, वो दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हैं। यानी कि डी पॉइंट जो हमने यहां पर बनाया था असल में वो डी पॉइंट यही यहां पर ही है जहां पर हमारा सी पॉइंट है, क्योंकि इनके बीच का ए सी और ए डी लाइन के बीच का डिफरेंस बिल्कुल जीरो है। ये ए सी और ए डी हमारा बिल्कुल सेम निकल के आता है। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर सी एंड डी कोइंसाइड। जो भी हमारा सी और डी है वो कोइंसाइड है, यानी कि एक ही पॉइंट है, एक दूसरे के ऊपर ही वो पॉइंट हमारे हैं। इसके बाद लिख देंगे हेंस एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। जो भी कोई भी हमारा लाइन सेगमेंट है उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिगर दिया गया है, तो यहां पर कहा गया है इन फिगर 5.10, ये हमारा फिगर 5.10 है। इफ ए सी इक्वल्स टू में बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू में सी डी। अगर ए सी इक्वल है बी डी के, ये हमारा ए से सी है, ये ए से सी, बी से डी जो हमारी लाइन है इसके इक्वल है। हमें प्रूव करना है ए बी और सी डी, यानी कि ए बी और सी डी ये एक दूसरे के इक्वल हैं। बहुत सिंपल है, दो लाइनों में खत्म कर देंगे इसको। यहां पर देखो जो भी हमें गिवन है ना उसको देखना है। ए सी इक्वल्स टू में बी डी हमें गिवन है, ये हमारा ए सी इक्वल्स टू में बी डी ये तो हमें दिया ही गया है, ये हमने लिखा है। अब सॉल्यूशन की पहली लाइन में क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना है आपने। ए से सी की बात की गई है, ये हमारा ए सी है ना, ए से सी है। ये लाइन जो है बनी कैसे है, अगर हम ए बी जमा में बी सी करें, ए सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बी प्लस में बी सी। ठीक है, यहां पर ए सी है, यानी कि ए बी और बी सी दोनों को ऐड करने पर हमारा ए सी बनता है। तो ए सी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, तो लिख दिया मैंने, इक्वल्स का साइन एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जो भी मेरा ये बी डी है ये कैसे बना है, बी सी प्लस में सी डी से बना है। तो जो भी मेरा ये वाला बी डी है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बी सी प्लस में आ जाएगा यहां पर सी डी। सिंपल वे में हमने यहां पर एक लाइन में ए सी को हमने लिख दिया ए बी प्लस में बी सी, उसके बाद बी डी को हमने लिख दिया बी सी प्लस में सी डी। फिगर को देख के हमने ये लिख दिया है। अब यहां पर देखो इस साइड में भी BC है, इस साइड में भी BC है। अगर इस BC को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो यहां पर हमारा क्या होगा, AB प्लस में BC, ये तो एज इट इज आ जाएंगे। ये वाला BC प्लस में है, इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का BC इक्वल्स टू में हमारा बचेगा क्या, ये वाला BC हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, यहां पर अकेला बच गया CD। इसके बाद देखो यहां पर आप AB हमारा एज इट इज आएगा, उसके बाद BC में से BC को माइनस कर देंगे, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो सिर्फ इस साइड में सिर्फ हमारा AB आएगा, इक्वल्स का साइन लगा करके CD हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखो क्या हमें यही प्रूव करना था कि AB इक्वल है CD के, हमने यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 6 में, कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 अभी बचा है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है व्हाई इज एक्सियोम नंबर 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। क्वेश्चन नंबर 7 में जो एक्सियोम नंबर 5 हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने एक्सियोम्स आपको बताए थे। जो पांचवा एक्सियोम है
वो यूनिवर्सल ट्रुथ, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। तो उसी के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहा जाता है। और यहां पर ध्यान रखना है आपको, यहां एक्सियोम नंबर 5 की बात की गई है। पोस्टुलेट और एक्सियोम्स अलग अलग मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताए हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। अब जो एक्सियोम नंबर 5 है वो कहता क्या है, उसमें स्टेटमेंट दी क्या गई है। सॉल्यूशन में सबसे पहले उसी को लिख देता हूं। स्टेटमेंट है उसकी एक ये वाली लाइन, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो भी होल है यानी कि सारा का सारा है, वो उसके पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो। इट इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, हैंस इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। ये हर चीज पर लागू होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है। ये किसी भी चीज पर अप्लाई कर दो, पूरी दुनिया में किसी भी चीज पर अप्लाई करेंगे तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। एग्जाम्पल दे दूंगा तो अच्छी तरह से समझ पाओगे। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है। जैसे यहां पर हमारे पास ये एक सर्किल है, ये सर्किल का अगर मैं छोटा सा कोई पार्ट कट कर लूं, छोटा या बड़ा कोई भी पार्ट मैं कट कर लूं, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने इस तरह से कट इसका कर लिया। ये वाला जो पार्ट मैंने कट किया है, ठीक है, इसको अलग से यहां पर बना देता हूं। जैसे यहां पर मैंने इसको एक अलग सा पार्ट जो मैंने सर्किल का कट किया है, ये वाला पार्ट मैंने सर्किल का कट कर लिया। अब इस पार्ट को मैं पूरे सर्किल से अगर कंपेयर करूं तो बड़ा कौन सा होगा। हमेशा जो होल है यानी कि बड़ा है, जिसका पार्ट जिसमें से वो हिस्सा लिया गया है, वो पार्ट होल जो है वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, जिसमें से भी हिस्सा लिया जाता है अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो वही हमेशा बड़ा होगा जिसमें से लिया गया होता है। ठीक है, इसका कोई भी बड़ा पार्ट भी करेंगे, उसके बाद पूरी वैल्यू से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा यही बड़ा रहेगा। इसीलिए यहां पर मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है। होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ये है एक्सियोम नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में उपस्थित सभी वस्तुओं पर ये सत्य साबित होता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ तो एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी इस चैप्टर की अदर वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वाली या फिर एक्सरसाइज वाली, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।